तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण करने की तैयारी में है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल के कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं जेपी नड्डा। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अब हिमाचल के कोटे से मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ लेने के बाद वो भी कैबिनेट का एक हिस्सा होने वाले हैं। हालांकि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है ये भी चर्चा का विषय रहेगा। वो किस कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर होते हैं ये भी लोग देखना जरूर चाहेंगे। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा जो पिछले कई दिनों से बीजेपी को लीड कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उन्हें मंत्री बनाने की अब पूरी तैयारी कर ली गई है सरकार में। और अगर सरकार में वो मंत्री बनेंगे तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है। इन चर्चाओं के साथ ये भी चर्चा एक रुख यहाँ पर कर लेगी। इस बड़ी खबर के साथ मैं अपने मेहमानों का भी रुख कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ी खबर है यहाँ पर। अरविंद मोहन सर, ये खबर शायद बड़ी है। अगर जेपी नड्डा मंत्री बन रहे हैं राजीव, तो बीजेपी राजीव मेरे ख्याल से वही जो आप जिक्र कर रहे थे, इंटरेस्ट शायद हमारा इसी चीज़ में है कि जयप्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। भाई उनका मंत्री बनाया जाना ज़्यादा सरप्राइज नहीं है, बल्कि ये कि अध्यक्ष कौन होगा, जैसा कि आपने जिक्र किया। अब उसमें एक एक करके, क्योंकि तमाम जो हमारे ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि मनोहर लाल के नाम की चर्चा थी वो बैठे हुए थे, शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा थी वो वहाँ बैठे थे, भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा वो वहाँ बैठे हुए थे, अमित शाह हो सकता है लेकिन वो वहाँ बैठे हुए थे। तो फिर कौन, राकेश जी आपसे शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आलोक सर आप। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सचिन की जिस चेहरे को लेकर चर्चा थी उसमें शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल, लेकिन दोनों चेहरे को देखकर सभी जो हम लोग भी मतलब उसके चक्कर में पड़ गए कि आखिरकार कौन बनेगा अध्यक्ष। तो अब चेहरे ऐसा है कि कोई ऐसा चेहरा आएगा जो कि जो चर्चा में नहीं है सचिन। अब से कुछ देर पहले हम और आलोक जी यही बात कर रहे थे। आलोक जी, आपको क्या लगता है कौन ऐसा चेहरा है जो कि अब जो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? और सही बताइएगा। नहीं, अब ये तो क्यों बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है। मैं बता सकता तो करोड़पति आप जानते हैं कितना आलोक सर, ये भी तो हम कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से खबर, तो इसमें क्या है? लेकिन अभी इसलिए नहीं कह सकते कि मैं भी ये मानता था कि मनोहर लाल जी चूँकि बड़े विश्वसनीय हैं, संगठन का काम जब साथ में हरियाणा के जब इंचार्ज थे, इसकी चर्चा में पहले कर रहा था, उस तरह से हरियाणा के समय से उनके संबंध, मनोहर लाल जी का काम देखा, ईमानदारी उनकी है और संगठन का काम वो जानते हैं, आरएसएस का भी संबंध उनके हैं, शिवराज सिंह भी उसी तरह के थे। इसलिए अब हम लोगों को कुछ दिन, जैसे अगले कुछ दिनों में जब पार्टी पे विचार विमर्श भी होता है, देखिए अभी पहली प्रायोरिटी थी कि सरकार बनाना, संगठन ये ठीक है। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया था, तो तय ही था कि इस बार उनको मंत्रिमंडल में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसलिए अभी हमारा अटकलें लगाना अपने दर्शकों के साथ अन्याय होगा कि हम, वो प्रधानमंत्री ने कल कहा था ना, कहा भाई देखिए आप अटकलों पर मत जाइएगा, क्योंकि कैबिनेट में आपको कोई कह देगा मेरे नाम का ही दिखा देगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कल भी कह रहा था कि लेकिन पीएम तो ये भी कह रहे थे कि आपको ये कहा जाएगा, टीवी वाले बोलेंगे कि फोन आया है तो आप मत बताइएगा, आपका पत्ता सबसे पहले कटेगा। लेकिन ये तो सबसे पहले इंटरव्यू दे रहे थे जिनका फोन आया था, इस बार तो स्ट्रेटजी बदली हुई थी। 2-3 नाम ऐसे थे, आपको ध्यान नहीं है, मैं सुबह से मैं भी देख रहा था, कुछ नाम ऐसे आए जिनको नहीं मिला, तो लोग इवन जैसे अभी अपने ठाकुर जो हैं, उनका नाम भी लोगों ने चलाया था कि अनुराग ठाकुर। अटकल तो आप लगा रहे थे सुबह तक, सुबह के चैनल्स में भी, अंग्रेजी हिंदी मैं नहीं कह रहा हूँ, और कुछ चैनल क्या, लेकिन अनुराग ठाकुर जी का नाम लिया गया था, उनका नाम तो नहीं था। तो इसलिए अटकलें इस बार भी नहीं। हाँ, जब वो वहाँ पर चाय पर आ गए, जिनको रामनाथ ठाकुर जी ने भी जब उनको चिट्ठी मिल गई तब राकेश जी को इंटरव्यू दिया, या किसी और, उसके पहले कोई गया था उनके पास, तो लाइव मैंने टीवी पर दिखाया गया, उन्होंने कहा भाई अभी मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं, कोई फ़ोन नहीं है, मैं आपको क्या बताऊँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मंत्री को भी, और दूसरा मैं इतना जरूर कहूँगा सचिन जी, खाली मोदी जी नहीं, इंदिरा गांधी के पीरियड में जब हम लोग कवर करने जाते तो छोटा होता था राष्ट्रपति भवन में, 5 कुर्सी लगी है, पता चला एक हट गई या एक जुड़ गई, तो वहाँ जा करके नाम तब तो टाइप होते थे, पीछे कोई जाते थे धवन वगैरह के, एक नाम लिख दो, 2 नाम हट गए। एक बार तो ऐसा हुआ 2 नाम हट गए जिनको था। नहीं, ये इस बार देखने को हो सकता है वहाँ पे जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना कि इतने नाम ले रहे हैं, चाहे भूपेंद्र यादव, क्या कहते हैं, अमित शाह, राजनाथ। नहीं सर, वो कोई नहीं, वो नाम नहीं, उनको तो मिल गया ना चिट्ठी। नहीं, उनको चाय पर बुलाया गया, वो मंत्री बन चुके हैं। एक नाम नहीं सर, शपथ लेना बाकी है। नहीं, अभी ये जब वहाँ पर जब चेयर वाली जो बात आप कह रहे हैं, वो जब चेयर में देखा जाएगा कि कौन कौन बैठे हैं। नहीं, जैसे चिट्ठी दे दी जाती है, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ये तो नहीं। अजय जी इसमें इसलिए नहीं हो सकता, चाय पर जब बुलाया उसके पहले चिट्ठी दे दी जाती है। नहीं, अभी तक कोई एक सरकार की तरफ से लिस्ट नहीं आई। अभी सरकार नहीं जारी करे, भाई मैंने आपको चिट्ठी भेजा, आप यहाँ आ जाइए,
तो उसके लिए जरूरी थोड़ी कि सर, अगर आपको याद हो मोदी 2 में जब सेकंड कैबिनेट वो हुई थी तो उन्होंने बकायदा उसके बाद एक लिस्ट जारी कर दी थी। नहीं तो जारी होगी, राष्ट्रपति वो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। एक नाम देवेंद्र फडणवीस भी हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम पिछली बार भी आया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के उसके लिए। अजय जी, राष्ट्रपति भवन रिलीज करता है, पीएमओ नहीं करता। मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक नाम देवेंद्र फडणवीस भी है। पिछली बार भी उनका नाम चला था देवेंद्र फडणवीस का। भूपेंद्र यादव का नाम फिर इस समय भी है। अटकल ही लगा सकते हैं आप, मैं तो नहीं लगा सकता। लेकिन अजीत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। देखिए राकेश जी, बीजेपी के लिए अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये 2 राज्यों का चुनाव जो अब अक्टूबर में होना है, उनमें हरियाणा महाराष्ट्र है। इन दोनों राज्य हैं, अगर यहाँ पर बीजेपी नहीं जीती किन्हीं कारणों से, हालांकि बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। मेरा तो एक अनुमान ये भी है, कहीं पता चला कि अभी मैं चिट्ठी पे तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये भी लगता है कहीं अमित शाह को ना कहा जाए कि भाई एक बार आप फिर गद्दी पे बैठिए, क्योंकि बीजेपी का संगठन बहुत कमजोर हो गया। कांग्रेस के रास्ते पे चल पड़ा है बीजेपी का संगठन। जो पार्टी हारी है, मैंने राजस्थान की आप बनारस का पता करिए, संगठन ने कुछ क्या किया। जो प्रधानमंत्री की सीट थी वहां पे संगठन ने कोई काम नहीं करते, पर्ची तक नहीं बांटी है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से हार रहे हैं, तो संगठन कहीं ना कहीं जीत रहे हार रहे बोल रहे हैं आप, मार्जिन सॉरी जीते हैं, 1.5 लाख वोट से जीते हैं प्रधानमंत्री, 1.5 लाख वोट से जीते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर संगठन, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अगर किसी पार्टी के पास है वो बीजेपी है। बूथ मैनेजमेंट तक अगर गड़बड़ा है बीजेपी का, तो ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि अगर बूथ मैनेजमेंट अगर गड़बड़ा गया है वहां बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, तो मेरा ये मानना है कि संगठन को देखिए अजीत जी उसकी समीक्षा तो बीजेपी करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सचिन कि जिस तरह से धन्यवाद सचिन जी बिल्कुल। और राकेश, जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे थे, और सबसे पहला मेरे ख्याल से लिटमस टेस्ट जो है, मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आपके पास इसको लेकर के जो है अंदर की खबर थी, वो एनसीपी को लेकर के थी। वो एनसीपी को लेकर इसलिए खबर थी क्योंकि एनसीपी के बहुत से नाम, अटकले, चेहरे नजर आए, और पहला जो स्टेट है वो महाराष्ट्र ही है, महाराष्ट्र साधना है, और महाराष्ट्र में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, और महाराष्ट्र ने बताया है इस वक्त अपने रिजल्ट्स में भी। देखिए चलिए, इससे पहले मैं रुक कर लेता हूं अनन्या का, जरा अनन्या कुछ दिखा रहे हैं। अनन्या। बिल्कुल राजीव, इस वक्त हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं मोदी 3.0 की। देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर कौन कौन से नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें अमित शाह सबसे पहला नाम है, निर्मला सीतारमण हमने 2019 में भी देखा, राजनाथ सिंह 2014-2019 में देखा, पीयूष गोयल और साथ ही एस जयशंकर। ये वो मंत्रिमंडल है, वो मंत्री हैं, या कह सकते हैं कि जो पिछली बार भी मंत्री रहे और इस बार भी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी यानी कि मोदी की नई टीम में शामिल हुए हैं। नितिन गडकरी, जिन्हें रोडमैन कहा जाता है, जो कि अच्छी सड़कों के लिए जाने जाते हैं। अमित शाह, जो कि 2019 में गृह मंत्री रहे। तो ये वो बड़े चेहरे हैं, और धीरे धीरे और ये कह सकते हैं कि तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, और कौन कौन से नाम जो है वो इस बार नई कैबिनेट में। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर हलचल शुरू हो गई है। तमाम खास मेहमानों का जो है वो पहुंचना यहां पर शुरू हो गया है, क्योंकि 7:15 का समय बताया जा रहा है जब सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम पद की शपथ लेंगे, और फिर एक के बाद एक तमाम जो सांसद हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान, रवनीत सिंह बिट्टू हार गए हैं, उसके बाद भी आप देखिए यहाँ पर इनको शामिल किया जा रहा है कैबिनेट में। मनोहर लाल, चिराग पासवान, के अन्नामलाई, जितिन प्रसाद, ये तमाम बड़े चेहरे हैं। ये है मोदी की टीम, जो कि मोदी 3.0 तीसरी बार पीएम पद की शपथ इस बार नरेंद्र मोदी लेंगे। और इसके साथ ही कौन कौन से वो सब चेहरे हैं जो बाकी हम अगर कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें जितिन प्रसाद भी हैं, मनोहर लाल है, रवनीत सिंह बिट्टू है, के अन्नामलाई, जो जिनकी साउथ में हमने देखा किस तरह से जिनकी लोकप्रियता जो है वो देखने को मिली। और इसके साथ ही ये तस्वीरें अपने आप में राष्ट्रपति भवन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बेहद खास
तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम खास मेहमान जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और देखिए कुछ ही देर में यहां पर ये कह सकते हैं कि तमाम सांसद जो है वो पहुंचेंगे और साथ ही 7:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम पद की शपथ लेंगे। और इसके साथ ही देखिए हलचल जो है वो किस तरह से शुरू हो गई है, तैयारियां पहले से ही जो है वो तमाम की गई हैं। और देखिए गर्मी का वक्त है, उसको लेकर भी खास अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर किया गया है। और तमाम जो विदेशों से मेहमान आए हैं वो भी, उनका भी पहुंचना जो है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो गया है। लगभग ये कह सकते हैं कि 2 घंटे का वक्त जो है वो अभी बचा है। इसके साथ ही धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और साथ ही देखना ये होगा क्योंकि जिस तरह का आंकड़ा एनडीए को इस बार बीजेपी को जो है वो मिला है, उसके हिसाब से कौन से राज्य को कितनी तरजीह जो है वो कैबिनेट में दी जाएगी, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। हम चर्चा भी लगातार इस पर कर रहे हैं। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीर साफ करेंगे। ओवर टू यू राजीव। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं अनन्या, क्योंकि जानकारी आप सामने रख चुकी है। और इस वॉल पर मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं मोदी 3.0 को लेकर क्या खास बातें यहां पर हैं, क्योंकि कुछ देर में शपथ ग्रहण होगा। तो देखिए राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, ये यहां पर तस्वीरें डॉक्टर महेश शर्मा की दिख रही थी आपको, लेकिन राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, ये डॉक्टर महेश शर्मा दिख रहे हैं यहाँ पर। एक एक करके सारे के सारे जो चेहरे हैं ये वो लोग हैं जो आज कैबिनेट में जो आज शपथ लेने जा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ये आते हैं गुड़गांव से, गिरिराज सिंह बेगूसराय से जो आते हैं बिहार से, ये सारे चेहरे हैं जो इस तीसरी सरकार में शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस से, आरपीआई से रामदास अठावले, ये चेहरे माने जा रहे हैं कि चेहरे फिक्स हैं। इन चेहरों का इस मंत्रिमंडल में होना पूरी तरीके से पहले से माना जा रहा था कि ये रहेंगे। हालांकि तीसरी बार ये लोग यहाँ पर मंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, गिरिराज सिंह और राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर तीसरी बार इस मंत्री बनेंगे इस कैबिनेट में। अजीत जी से मैं शुरुआत कर लेता हूँ। अजीत जी, तीसरी बार जो लोग बन रहे हैं वो तो अपने को खुशकिस्मत समझ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वाकई अपने थिंक टैंक के साथ इस पर चर्चा लंबी की होगी कि कौन लोगों को रिपीट करना है, किसको इस बार ड्रॉप करना है? बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो उनकी कोर टीम होगी उसमें चर्चा हुई होगी, तमाम लोग बैठे होंगे किसको रखना है किसको नहीं रखना। कि वो देखिए सोशल इंजीनियरिंग भी बीजेपी के लिए ज़रूरी होगी। आप जो चुनाव परिणाम इस बार आए हैं वो चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर कि जातीय समीकरण, जातीय राजनीति चली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार का जो कैबिनेट अभी जब शपथ ले लेगी, जो सामने जब सबके बारे में डिटेल से बताया जाएगा, तो मेरा मानना है सोशल इंजीनियरिंग पे बहुत फोकस किया होगा। और अगर आपको याद हो जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पार्ट 2 में जब दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, उस समय पूरा फोकस रखा था ओबीसी पर। ओबीसी के हमने इतने ओबीसी के मंत्री बना दिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव होना था, तो उस समय तो एक बड़ा मैसेज दिया था। लेकिन जब ये अभी जो आम चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के रिजल्ट निकल के आए हैं, बीजेपी अपना बहुमत नहीं ला पाई है, तो उसमें आरक्षण का मुद्दा चला है। कई जगह जाति जैसे कहते हैं। ठीक है सर, मैं आपको रोकता हूँ। प्रफुल्ल पटेल इस वक्त कुछ संबोधन दे रहे हैं। प्रश्न पूछिए तो यस 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 लैंग्वेजेस एट वन टाइम ना। सर एनसीपी के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर पहले कई अटकलें लगाई गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने राज्य मंत्री का देखिए बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए ये आपने जो ऑफ़र दी है हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है और
हमको ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की आप राह देखिए, हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज के आज हमारे लिए भी ये संभव इसलिए नहीं है कि और पार्टीज के लिए भी हमने जो बात की है, निकष लगाए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में शिवसेना जो है, जिनके साथ एमपी चुनकर आए हैं, उनके साथ भी जो हम लोगों ने निकष लगाए, उसके हिसाब से आप प्लीज आज के आज इसको इंसिस्ट मत करिए और कोई हमारे पक्ष में मतभेद नहीं। भारत के इतिहास में शायद दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जिनको तीसरे टर्म में पूरी दुनिया ने ऐसे प्रणाम करके चुन लिया है। आइए, आपका स्वागत है। और आज उसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए हम भी बड़भागे बने हैं, सौभाग्यशाली बने हैं। एक बात और भी है, क्योंकि परिवार अपना ही है, देश अपना ही है, सब अपने ही हैं, अपनों से भी एक कुछ शिकायतें कह सकते हैं कि सभी मनुष्यों को अपनी जिम्मेदारी निभाकर वोट करना चाहिए। अगर वोटिंग थोड़ा और ज़्यादा करते तो शायद और बेटर परिणाम भी आते और भी बेहतर सिचुएशन दिखती। लेकिन ठीक है, क्योंकि भारत तो क्या है कि बड़ा देश है, बड़े देश की समस्याएं भी बड़ी होती हैं और सोच भी थोड़ी अलग होती है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। तो बस गई गई को जान दे, रही रही को थाम। अब तो ये है, आज का उत्सव है। अब भगवान की एक कृपा है फिर भी कि पूरा एनडीए अपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भी उस खुशी में, उस उत्सव में सम्मिलित होने आ गए हैं दिल्ली। चलिए राजीव, इस वक्त जो काउंटडाउन है जिसे कहते हैं ना कि वो घटना शुरू हो गया। पहले हम दिखा रहे थे कि 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, और अब जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही कम वक्त बचा है और अब मुबारक का दौर और जो राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें वो सब भी आनी शुरू हो गई हैं। सेवियो रॉड्रिग्स भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता वरुण पुरोहित है हमारे साथ कांग्रेस से। सेवियो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो हमको, आपको, देश को नई सरकार मिलने जा रही है। एनडीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तीसरी बार। कैबिनेट को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं, चाय पर जिसे बुलाया गया, कई वरिष्ठ नाम, तमाम चीज़ें हैं। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन? एक डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो होता है वो है वोटर, और जो वोटर का कॉन्फिडेंस के वजह से आज भाजपा थर्ड टर्म भारत की सरकार को चलाने वाला है और नरेंद्र मोदी इसका प्राइम मिनिस्टर होने वाला है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अंत में जो पॉलिसीज, जो इनिशिएटिव्स, जो भी कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ता और देश के लोगों को दिलाया था, उसी कॉन्फिडेंस के वजह से आप तीसरी बार एनडीए का गवर्नमेंट सेंटर में आ गया है। अब आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे, ऐसे खुशियां देखेंगे कि हम जीत गए 99 सीट्स लेकर, पर वो चलता ही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होना चाहिए कि देश आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ने के लिए हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो इंडिया और भारत को एक मुकाम पर लेकर आ सकता है जो ग्लोबली कंपेटिटिव हो जाता है। और वही देखने को मिल रहा है अभी हमें पिछले 10 सालों में, और अगले 5 सालों में आप देखोगे कि भारत का राइज सोशली, इकोनॉमिकली और और जिसे बोलता है जियोपॉलिटिकली एग्रेसिव होगा, असर्टिव होगा, और वही देश के लिए अच्छा होगा। वरुण जी, आपका रिएक्शन? देखिए, मंत्रिमंडल भारत सरकार का बनने वाला है, उसकी छुपन छुपाई का खेल चल रहा है। अभी तक आप क्लैरिटी नहीं कर रहे हो कि कौन मंत्री बनेंगे। उसी से समझ में आ रहा है कि वो आपका प्रॉब्लम कैसे हो गया यार? वो स्वेरिंग में हो जाएगा, आपको गैस बनने वो आपका प्रॉब्लम कैसे हो गया? मैं बोला कांग्रेस के जमाने में कोई पत्रकार होते हैं, आपके बीच में नहीं बोला, आपके गैस बनने लगे क्या? कांग्रेस के वरुण जी, आज तो एक सेकंड सेवियो और वरुण,
अब क्या कहते हैं, आज के दिन तो कम से कम एक दूसरे से हम नहीं लड़ते हैं, नहीं झगड़ते हैं या नहीं बहस करते हैं। ठीक है, मतलब ये चुनाव देखिए सबको इतना कुछ दे करके गया है, मतलब राष्ट्रपति को किया ही नहीं है ना, इतना सशक्त विपक्ष है जो सामने बैठा होगा। तोड़ेंगे पार्टियों, ये मजबूर कर रहे हैं मुझे ऐसे बोलने। अच्छा ठीक है, नहीं सैवी बीच में नहीं बोलते, सैवी ठीक है उन्हें बोलने देते, सैवी उन्हें बोलने देते, देखते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है ठीक है ठीक है, नेगेटिविटी नहीं आज के दिन, आज के दिन नेगेटिविटी नहीं सर, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर है। जिस तरह से जो है भारत को नई सरकार जो है बनने जा रही है, आप इस तरीके से हम नेगेटिव बातें नहीं करते। वरुण आप पूरा कीजिए, फिर उसके बाद सैव्यू, उसके बाद राजीव आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं दोनों को। भारत की सरकार बनने जा रही है तो ये जनता से क्या छुपन छुपाई कर रहे हो, आपको क्लियर करना चाहिए। अगर आप में क्लैरिटी है तो क्या कंफ्यूजन है, किसको मंत्री बना रहे हो, किसको प्रतिनिधित्व दे रहे हो। अब असली बात यह है कि जब नई संसद बनी है, नई संसद में कौन कौन से मुद्दे हावी रहने चाहिए, किस पे डिस्कशन होना चाहिए। मैंने कल भी चैनल्स पे कहा 24/7 चलनी चाहिए पार्लियामेंट। किस बात की सैटरडे संडे की छुट्टी लेते हो आप? जब आप वोट मांगने जाते हो, आप 24 घंटे वोट मांगते हो, कोई छुट्टी नहीं करते हो, तो आपको उसी हिसाब से जनता के लिए काम करना चाहिए। अब मुद्दे क्या है? आरक्षण, मुद्दे क्या है? जातीय जनगणना, मुद्दे क्या है? महंगाई, मुद्दे क्या है? बेरोजगारी। आप सरकारी नौकरी कम करोगे, निजीकरण को बढ़ावा दोगे, पूंजीवाद को बढ़ावा दोगे। वरुण जी अभी शपथ ले लेने दीजिए, अभी शपथ की तो शुभकामनाएं दे ही सकते हैं आप, ये मुद्दे तो आगे हैं। शुभकामनाएं तो मैं दे ही रहा हूं, हमारी भारत की सरकार है, उसमें तो मैंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया ना। इन्होंने कहा 99 सरकार सीटें आई हैं, वो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। इनकी क्रिटिसिज्म की जो भावना है वो कभी खत्म ही नहीं होनी है। नहीं, ये बयान तो हमने कांग्रेस की तरफ से सुने हैं, इसमें भी कोई नया नहीं है। खैर, मोहम्मद अफसर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या चल रहा है इस वक्त नई सरकार का शपथ ग्रहण, तीसरी बार एनडीए की सरकार? बिल्कुल, शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हैं। कल इसका एक रिहर्सल भी हुआ था और अभी पूरे राष्ट्रपति भवन के आसपास का जो इलाका है वो बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है आम लोगों के लिए। जिनके पास वीआईपी पासेस हैं, जिन्हें बुलाया गया है, जिनके लिस्ट में नाम है और जिनके पास इनविटेशन कार्ड है, सिर्फ उन्हें ही अलाउ किया जा रहा है। 7 बजे के बाद सारी तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी कि कौन सा मंत्री पद किसको मिल रहा है, कौन कौन लोग शपथ ले रहे हैं। मंत्रिमंडल के लिए 60 से ज़्यादा लोग हैं जो आज शपथ ले सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि 80 के आसपास इस बार मंत्रिमंडल का जो स्ट्रेंथ होगा वो 80 के आसपास होगा। तो अभी थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तैयारियां पूरी हैं, सभी लोग अंदर जाने के लिए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि मीडिया की एंट्री भी अलग से कराई गई है और सभी के कैमरे लग चुके हैं। बस इंतजार है थोड़ी देर में, क्योंकि जितने वीआईपीज हैं, जो विदेशों से जो गेस्ट आए हैं, वो लोग अब थोड़ी देर में पहुंचने शुरू होंगे। थोड़ी देर में सभी पार्लियामेंटेरियंस पहुंचने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी देर में ही वो ऐतिहासिक पल होगा सामने, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। राजीव, ठीक है, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। राकेश, आज एक खास बात है, प्रधानमंत्री अक्सर ऐसे आयोजनों में उन लोगों को भी तरजीह देते हैं जो सबसे निचली पायदान पर होते हैं। ऐसा पता चला है कि कई सारे लोको पायलट्स को बुलाया गया है, कई कलाकारों को बुलाया गया है। देखिए राजीव, लोको पायलट्स, कलाकार, इसके साथ साथ जो सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले कामगार हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल किया। 50 धर्म गुरु हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। तो तमाम हिस्से को प्रधानमंत्री ने समेटा है इसमें। और ये जो मोदी 3.0 जिसका शपथ ग्रहण समारोह 7:15 में होने वाला है, उसमें कई खास बातें हैं जो कि थोड़ी देर में तस्वीरें आपको सामने बयां करेंगे। जिस तरह से व्यवस्था है, व्यवस्था अद्भुत की गई है, क्योंकि जो व्यवस्था करने वाले में अधिकारी थे उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने जो व्यवस्था, जो आपने देखा है कि बीजेपी ने जो व्यवस्था की है उसमें सभी एमएलए, सभी सांसदों को, सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। तो अलग अलग उन लोगों के लिए एक कार्ड जो है दिया गया है, उनको एंट्री कैसे होगी, तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है बेहद सुचारू रूप से करने का जो है तैयारी है। तो कहें कि मोदी 3.0 अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण, लेकिन भव्य तरीके से और भव्य आयोजन की छाप तो हमेशा ही रहती है। आलोक सर, आपने तो तमाम जो है इस तरह की ओथ सेरेमनीज देखी हैं, लेकिन मोदी ओथ सेरेमनीज की जो छाप ना, वो एक बड़ी पर्सनलाइज्ड, बड़ी कस्टमाइज्ड रहती है कि जैसे वो खुद इनवाइट, जैसे लोको पायलट्स का जिक्र इन्होंने किया कि उनको बुलाया गया है और ट्रांसजेंडर्स हो गए,
और उसके बाद तमाम और लोग हैं, धर्मगुरु हो गए, और हमने देखा है कि हर बार जो है कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल टच होता है उस लिस्ट में जो उस वक्त जो पार्ट होते हैं। देखिए, जो मुझे समझ में आता है कि उनको जैसे संसद भवन का था तब भी उन्होंने मैंने एक चूँकि ज़मीन से आया हुआ व्यक्ति और उसको एक उस रूप में भव्यता तो है ही। अब जब विदेश के भी मेहमान आ रहे हैं, राजदूत हैं, सभी देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, बड़े अधिकारी, बिजनेसमैन, फिल्म रजनीकांत भी देखिए साउथ के हैं रजनीकांत, वो आए। मैंने इस तरह के एक लोगों को लगे कि एक भारत में एक लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव है। और गुजरात और राजस्थान में सचिन जी आप ये मानेंगे, वैसे हरियाणा में भी है, मैं नहीं कहा देश भर में हमारा है, लेकिन उत्सव का थोड़ा ज़्यादा, जैसे वाइब्रेंट गुजरात उन्होंने जो शुरू किया आज विभिन्न राज्यों में होने लगा। राष्ट्रपति भवन में बाहर भी, मैं तो 77 में मैंने देखा बाहर, जैसे आपने कहा पहले भी कई बार बाहर, इसलिए कि हमने लोकतंत्र की विजय, ये दुनिया के लोकतंत्र को दिखाना है कि देखिए मैंने व्हाइट हाउस के वहाँ पर भी आप लोगों ने भी, आप भी गए थे शायद, देखा होगा, लेकिन हमारा जितना ये जो एरिया है वो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। मैंने आप यदि वैसे रशिया या चाइना में कह सकते हैं कुछ इलाके हैं वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं। व्हाइट हाउस इतना लिमिटेड एरिया है कि एक तरफ से आप जाइए वो दिखता है व्हाइट हाउस बहुत बड़ा, से एक तरफ से आप जाइए, दूसरी तरफ से अगर प्रेस करनी हो तो रिपोर्टर्स को खड़ा होना पड़ता है, मतलब इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है। वो बाहर ठीक है कॉरिडोर बनाए हुए हैं, तो इससे बड़ा है ही नहीं। करते हैं कि अपना इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो भव्य वैसे भी सर आता हूं और विस्तार से भी जानूंगा, कुछ सवाल मेरे भी मन में है, लेकिन इस बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा चुनाव के पहले भी हुई थी, बहुत सारे सवाल भी उठाए गए थे, मनसुख मंडाविया ने उन मजदूरों से मुलाकात की जिन्होंने यहाँ पर काम किया, इसे खड़ा किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के घर पर, जहां पर मनसुख मांडविया खुद उन तमाम मजदूरों से मिल रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया है। इनके हाथ में आप देख सकते हैं ये इनविटेशन कार्ड है और इनविटेशन कार्ड में इनका नाम भी लिखा हुआ है पंकज, और राष्ट्रपति भवन की ओर से इन्वाइट किया गया है क्योंकि इन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आप कर्तव्य पथ देख रहे हैं, नए संसद भवन देखे हैं, उनमें इन लोगों ने काम किया है। इनसे हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार शर्मा। पंकज जी, आज यहाँ पर मनसुख मांडविया जी से आप लोगों ने मुलाकात की है और आज मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तहे दिल से चाहेंगे कि वो हमेशा बने रहें हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप क्या कर रहे थे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हम लोग बनाए हैं, लेबर वर्क है, हम लोग उसमें काम किया है, वर्करों से कुछ करवाया भी है। आपने क्या क्या काम किया उसमें? ईंट जोड़ा, पत्थर लगाया, क्या किया आपने? उसमें ईंट चुनाई किए, प्लास्टर किए हैं और जो है जो भी काम जैसे है फ्लोरिंग का उस हिसाब से अपना किए हैं, करवाए हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील सिंह चौहान है। आप कहाँ से हैं? हम सीधी जिला से हैं। सीधी जिला से हैं, मध्य प्रदेश। आपको भी इनविटेशन मिला है? जी, मिलने वाला है। हाँ, तो आज क्या कहेंगे इस क्षण में, ये जो इस बार का एक नया राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए देखेंगे? तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। कम लेबरों को हम लोग को ध्यान दिए कि अभी हम लोग आज देखने का मौका मिला। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पिंटू जी, मिर्जापुर जिला। अच्छा, मेरा नाम भी घर का पिंटू है। हैं? क्या आपने काम किया है यहाँ पर सेंट्रल विस्टा में? जी सर, जो नया संसद भवन बना है उसमें किया हूँ 2 महीने। हाँ, क्या किया आपने? अरे उसमें ईंट पत्थर और सब जो लग रहा था उसको अच्छा चुनाई किया हूँ। हाँ, यही सब काम किया है। तो कॉल किसका आया था आप लोग के पास कि वहाँ जाना है? वो उनका अनुज भाई का। अच्छा, जो आप लोग को लीड कर रहे हैं? हाँ, अनुज भाई ने फोन किया। हाँ, तो आज प्रधानमंत्री जो है फिर से जो है सो पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देंगे। और क्या उम्मीद है लेबरों के लिए, क्या करना चाहिए पीएम को? लेबरों के लिए पीएम को करना चाहिए उनको भी। क्या कर, बोलिए बोलिए। हाँ, बोल लेबरों के लिए कुछ भी करना चाहिए, लेबर तो ऐसे कमाते हैं। और हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं, हम लोग मिर्जापुर के हैं, श्याम मेरा नाम है। तो उनके अनुसार फ़ोन किए थे वहाँ जाने के लिए, सांसद भवन लेके आने के लिए वो बोले थे। तो पीएम से क्या उम्मीद है कि आप लोग के लिए क्या पीएम करेंगे? क्योंकि पीएम ने कहा है कि हम नया चाय कैटेगरी, गरीब शोषित
जो है युवा, इन सब के लिए काम करेंगे। आप लोग युवा भी हैं, क्या मांग करेंगे आप पीएम बनने के बाद? क्या मांग करेंगे, जो देंगे वही मांग करेंगे। और क्या हम जो बोलेंगे वो थोड़ी देंगे? जरूर देंगे, क्योंकि आप लोग ने नए संसद भवन में काम किया, आपने किया है ना? हाँ, संसद आपने क्या किया नए संसद में? अरे हम लोग तो मजदूर आदमी है, तो वही करते थे जो भी काम। तो तनख्वाह से बढ़नी चाहिए मांग। राष्ट्रपति भवन में आज का दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री, यानी भारतीय जनता पार्टी का थर्ड टर्म है। इस समय हम आपको तैयारी दिखाएंगे कि किस तरीके से कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के पुख्ता अरेंजमेंट्स है, लोगों ने यहां पर आना शुरू कर दिया है और किस तरीके की यहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ जो अरेंजमेंट्स की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं जब पूरा कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर पहुंचेगा और यहां पर शपथ लेगा। कई लगातार हम नामों पर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से क्या कोई नाम जो होंगे कैबिनेट में वो डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से नाम सामने निकल के आए हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम है और साथ ही साथ राजनाथ जी का नाम है, तो ये सभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब कुछ ही देर में शपथ लेते नजर आएंगे। तो सारी तैयारी इस वक्त हो चुकी है। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे राष्ट्रपति भवन से, हमारी संवाददाता महिमा आपको दिखा रही थी क्या तैयारियां यहां पर हो रही हैं। मेरे खास हमारे मेहमान, हमारे वरिष्ठ इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक सर, आपका ही रुख मैं कर लेता हूं। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी आयोजन को लेकर मुहूर्त पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो ये जो मुहूर्त है शाम का, ये गर्मी का मुहूर्त निकल जाने के चलते तय किया गया है, वाकई इसके पीछे भी कुछ काम हुआ होगा 7:15 बजे का? देखिए, मैं ज्योतिष तो ज़्यादा जानता नहीं लेकिन ये सही इनका ही नहीं है, कांग्रेस के या बीजेपी के सारे नेताओं का कई बार उनसे भी एक अच्छा शुभ मुहूर्त जो भारतीय संस्कृति में आप ये कह रहे हैं। कई बार लोग इस बारे में कहते हैं, बीजेपी के लोग करते, मैं कांग्रेस के कई नेताओं को जानता था जो इस मुहूर्त में, चीफ मिनिस्टर्स तक भी इस तरह का मुहूर्त देखते थे, तो वो भी संभव है। लेकिन इसमें कई सुविधा, असल में राजीव जी मैं इसको प्रैक्टिकल कहूँगा, क्या है कि विदेश से जो मेहमान आए हैं उनका जैसे अब वो कब पहुँचे, उसके बाद उनको कब ना है, यहाँ पर भी शाम का समय थोड़ा गर्मी के बाद जो देखा गया। इसलिए मैं नहीं कहता कि कोई अंधविश्वास की तरह कोई ज्योतिष से किया, लेकिन हाँ ये भी संभव है कि वो भी चेक हो जाता है कोई, वरना कल से कोई कह देगा देखिए आपने इस मुहूर्त में कर दिया तो ऐसा गड़बड़ हो गया, वो मंत्री प्रफुल्ल पटेल को शपथ नहीं मिली, इस तरह की बातें भी लोग अफवाह फैलाना या गलतफहमी पैदा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कई विचार करने के लिए कई कारण, इसीलिए बल्कि आपको याद है हम लोगों ने भी चलाया था कि 8 तारीख को शपथ होगी, फिर वो 9 को, इसलिए कि विदेश से बारिश से कोई आ रहा है सेशन, उन्होंने हाँ कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो आपको करना पड़ेगा ना। आप किसी मेहमान को बुला कहा हमारा तो कार्यक्रम हो गया, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ऐसी स्थिति में 9 तारीख, इसलिए इससे ही लगता है कि खाली ज्योतिष के आधार पर नहीं है, लेकिन सर तैयारियां बहुत खास दिखती हैं। वाली बैकड्रॉप पे इस वक्त सूर्य 7:15 का मुहूर्त निकला। हाँ, नहीं मुहूर्त देखिए, शाम का शपथ ग्रहण समारोह तो इसलिए कि तीनों, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखें आप, शाम को इसलिए करने पड़ते हैं, गर्मियों का टाइम है और इस गर्मी में अगर आप जो टाइम बढ़ता है ओपन करना है, खुले में करना है आपको, तो मेन रीजन तो शाम को इसलिए किया जा रहा है कि इस गर्मी के मौसम में उतनी बड़ी भीड़ में पहले 4000 बुलाए थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 8000 हो गए थे, मैंने सुना इस बार भी 8000 की स्ट्रेंथ है। 8000 लोगों के बीच में खुले में उसने होना है, तो शाम के टाइम का मेरे ख्याल से यही है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि भाई ज्योतिष वाला मामला सूर्य की वजह से नहीं, तो 8 उनका लकी नंबर है, 8 शनि का नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी का लकी नंबर है माना जाता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं इधर उधर। लेकिन इस बार उन्होंने 9 को कराया। 9 को जैसे सर कह रहे हैं कि वो भी ठीक है कि भाई जो विदेशी मेहमान है उनको बुलाना है, लेकिन फिर लिखने वालों ने उसके पीछे एक ज्योतिष का रीजन तो बता ही दिया कि सूर्य की वजह से उन्होंने आज का दिन चुना है। अब समय तो शाम के टाइम, इसलिए कि गर्मी इतनी हो रही है इस बार, तो रिकॉर्ड टूट गए दिल्ली में, तो ये शाम का टाइम अच्छा भी रहता है मेरे ख्याल से। जब इन्होंने पहला कराया था तब भी शाम 6-7 बजे का ही टाइम था, वही टाइम आज भी है। चलिए मैं रुक कर लेता हूं, मेरे सहयोगी अक्षित भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षित, क्या तस्वीरें और क्या जानकारी आपको मिल रही है इस वक्त?
जी बिल्कुल, देखिए स्टेज जो है वो सज चुका है और सारी तैयारियां जो हैं वो राष्ट्रपति भवन में हो चुकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की शपथ जो है नरेंद्र मोदी अब बस कुछ ही देर में लेने वाले हैं। 7:15 का समय जो है बताया गया है और तमाम जो गेस्ट हैं उनका आना जो है अब स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि किस तरीके से तमाम गेस्ट को बुलाया गया है, क्योंकि 7 वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, चाहे वो मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो या फिर मॉरिशस हो या फिर नेपाल हो, ऐसे तमाम देशों के लीडर्स को बुलाया गया है और कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उन सबको न्योता भेजा गया और उन सब ने एक्सेप्ट किया और अब जो है वो ओथ सेरेमनी में उनका जो है आना बस अब शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम जो है पुख्ता कर दिए गए हैं, क्योंकि 7:15 पे ओथ ली जाएगी, जिसके बाद एक हाई लेवल डिनर जो है राष्ट्रपति मुर्मू के घर पर वो भी जो है होस्ट किया जाएगा तमाम वर्ल्ड लीडर्स के लिए और जो गेस्ट हैं उनके लिए, और उसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह के घर पे भी जो है डिनर होस्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा अहम और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि मोदी 3.0 कैबिनेट में किस किस की एंट्री होती है। चलिए, आनंद भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए आप क्या देख पा रहे हैं? जी, अभी हम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के ठीक बाहर हैं और बताया जा रहा है कि वो करीब 6:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे और बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो जाकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अगर हम बात करें बाकी के कांग्रेस नेताओं की, तो अभी तक उनकी तरफ से एक तरह से चिट्ठी साधे हुए हैं लोग कि किन किन लीडर्स को न्योता गया है, क्योंकि 2014 और 2019 में चाहे वो सोनिया गांधी वो हर बार मौजूद रही थी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, मगर इस बार कांग्रेस पूरी तरह से चुप है और खड़गे भी जो है वो वहां पे जाएंगे बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में भाग लेंगे। जी, स्वेरिंग इन सेरेमनी में भाग लेंगे, 6:30 बजे निकलना होगा। अरविंद सर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अरविंद सर, मेरा सवाल आपसे, इस खास मौके पर जो भारत के आसपास के देश हैं, जैसा प्रधानमंत्री करते रहे हैं, उनका यहाँ पर आना हो रहा है, इंडिया आउट की कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइज्जू भी इंडिया में इन हैं, क्या बदलता हुआ देखेंगे परिदृश्य भारत और मालदीव के बीच इस शपथ ग्रहण के बाद आप? लेकिन इस तरह से अरविंद जी आपसे सवाल है। अरविंद सर, देखिए, ये जो है निश्चित रूप से तिवारा प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं, तो ये एक खास ओकेजन है और ओकेजन इस मामले में भी कि ये रिकॉर्ड पहले किसी का नहीं है और कई तरह के इंडिकेटर्स मैं मानता हूँ कि राजनीतिक इंडिकेटर्स तो इस चुनाव से निकले हैं, लेकिन कई आर्थिक इंडिकेटर्स आजकल अचानक आपको दिखेंगे बड़े पॉजिटिव हो गए हैं। तो आगे के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं अगर सरकार ठीक से चली तो, क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं, बीच में कोरोना ने काफ़ी डिस्टर्ब सारी दुनिया को किया है, हमको भी किया है, तो अभी अगर चीज़ें संभल के एक लाइन पे आती दिख रही हैं, तब अगर सरकार मजबूती से चले तो मुझे लगता है जो बात आप कह रहे हैं और जो हम सब उम्मीद करते हैं उस डायरेक्शन में होगा। इसलिए इस सरकार का चलना बहुत क्रूशियल है और ये अगर अभी लीडरशिप लेके नरेंद्र मोदी किसी पॉइंट पे लड़खड़ाते हैं तो मेरा ये मानना है कि 2 दफ़े उन्होंने जो कुछ किया धरा है और जो भी पर्सनालिटी बनी, आपको कुछ हर्डल्स लग रही हैं? आपको कुछ निश्चित ऐसे रूप चेहरे? मैं भी यही पूछना चाहता था, आपको लड़खड़ाने का कुछ इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं सर? आपको कुछ ऐसे चेहरे जो थोड़े डूबियस लग रहे हो, राज्य से आए हो? देखिए, मैं तो जो मंत्रियों के लिस्ट देख रहा हूँ उनमें कई का परफॉर्मेंस जानता हूँ उनके राज्यों का, तो मुझे लग रहा है कि उनको अनप्रोफेशनल वजह से बनाया जा रहा है, चुनाव की वजह से बनाया जा रहा है। गठबंधन का दबाव कहिए, सोशल इंजीनियरिंग कहिए, चुनाव को ध्यान में रख के अगले राज्यों में जो चुनाव जहाँ होना है उस वजह से उनको बनाया जा रहा है। प्रोफेशनल वजह से चुनाव हो कि मंत्री काम करने वाला बने या नए लोग बने, नए लोगों की कमी नहीं है, जीत के आए हैं एक से एक नए लड़के लड़कियां मैं कह सकता हूं, तो नए लोगों को बनाया जाए, लेकिन वो चॉइस फिर सीमित हो जाता है गठबंधन सरकार होने से, और पहले ही राउंड में अगर कंप्रोमाइज इस किस्म से शुरू होगा तो फिर सरकार चलने में भी दिक्कत होगी और नीतियों को लेके अभी भी अस्वस्थता है। अगर सदस्यों को लेके बहुत सफाई नहीं रहेगी तो जो उम्मीद हम कर रहे हैं और जो मुल्क कर रहा है, मुझे लगता है कि वो शक के घेरे में रहेगा। लेकिन तब भी ये है कि स्पेशल ओकेजन है, तिवारा बन रहे हैं, वही पर्सनालिटी है, उतनी ही बड़ी पर्सनालिटी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि छोटे मोटे हर्डल्स वो आसानी से संभाल लेंगे। नहीं, लेकिन एक और चीज़ सबसे बड़ी है ना,
नहीं, एक और चीज़ है ना आलोक सर, भाई ट्रस्ट फैक्टर और क्रेडिबिलिटी और ईमानदारी यहाँ पर मोदी की है, और सब ओथ जो है संविधान की शपथ लेंगे, सब मंत्री मोदी के होंगे, तो जाहिर सी बात है अब उनको रिपोर्ट करना, उनके जरिए काम करना, उनका काम करने की शैली और बाकी हम चीज़ें। सचिन, माफी के साथ आपको रोकूं, अभी हमारे साथी आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, आप क्या देख पा रहे हैं? अनम्यूट कर लें खुद को। अब आवाज मिल रही होगी? हाँ, मिल रही है, बोलें। टेक्निकल माफी चाहूंगा। अभी सबसे बड़ी चीज है कि तैयारियां चल रही हैं लगातार, अब बस इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री पहुंचे और कब शपथ लें। लेकिन उसमें 2-3 चीजें जो आज नया डेवलपमेंट हुआ है वो भी बता दूं, जैसे अरविंद जी भी जिक्र कर रहे थे। पहला डेवलपमेंट ये कि एनसीपी जो खासतौर पर एनसीपी शरद पवार नहीं, माफ कीजिएगा, अजित पवार की तरफ से उन्होंने मना कर दिया कि वो मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का बयान आया कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं और मुझे एमओएस के लिए ऑफर हुआ था, वो मैं नहीं जा रहा हूं। दूसरा एक डेवलपमेंट और हुआ उड़ीसा में पांडियन जो थे, जिनको लेकर तमाम तरह की परिचर्चाएं थी, उन्होंने आज कह दिया कि मैं अपने आप को अब राजनीति से दूर रखूंगा। देखिए, ये तमाम इसलिए ये बात डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज जो होना है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ना है। जब मैं यहाँ पे कई सारे मंत्रियों से मिला तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री जब सुबह बुला के हम लोगों से बात कर रहे थे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए, अब आप लोग को सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, अब आपको अपनी तैयारियों में जुटना है और आपको 100 दिन का वक्त है। 100 दिन में अपने आप को आप प्रूफ करके दिखाइए, और बिल्कुल आराम नहीं, कोई छुट्टी नहीं। जिस तरह से मैं काम करता हूं, मैं दिन रात एक करता हूं, वैसे आप लोगों को भी करना होगा। और आप तमाम लोगों की जिम्मेदारियां बड़ी हैं, क्योंकि इस बार नए चेहरे बहुत ज्यादा होंगे और इस बार चुनौती भी है, चेहरे भी ज्यादा है और आगे के लिए चुनौती भी है। आसिफ, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बात कर लेते हैं पुणे से बीजेपी सांसद मुरलीधर मोहोल की, और जो आज शपथ लेंगे और शपथ लेने से पहले उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। सुनिए। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुरलीधर मोहोल जी, जिन्होंने पुणे से जीत दर्ज की है और आज इन्हें भी मंत्री पद के परिषद में मोदी जी के 3.0 सरकार में शपथ लेनी है। सर, आज आप मौजूद थे मोदी जी के चाय पे, तो क्या बातें हुई, क्या सर ने कहा? नहीं, हम सभी थे। मोदी जी ने जो हमारी सरकार बनने जा रही, इंडिया की गवर्नमेंट बन रही है, जो सभी मंत्री आज बनने वाले वो सब वहाँ पे थे। आगे का काम हमें कैसे करना है, किस लाइन पे करना है, एक 2047 यानी कि 2047 का जो हमें एक विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसका मार्गदर्शन उन्होंने हमें किया। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा संवाद रहा। हम नए लोग हैं, पहली बार मंत्री बनने जा रहे, तो हमारे लिए भी एक अच्छा मौका है देश सेवा करने का। मुझे लगता है कि उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्व का रहा आज। सर, करीब 6 मंत्री महाराष्ट्र से इस बार आ रहे हैं और आप भी पुणे से आते हैं, क्योंकि पुणे एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है बीजेपी का, और आपने रविंद्र धांगेकर को भी हराया, जिन्होंने 2023 में एक सरप्राइज़ किया था, जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ से वो जीते थे। तो क्या आपके विजन है सर पुणे के लिए? नहीं, बिल्कुल। अभी तो मेरे यहाँ तक का जो मेरा सब प्रवास है 30 साल का, एक संगठन में बूथ स्तर का कार्यकर्ता करके काम शुरू किया, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मेरे पार्टी के नेतृत्व की वजह से ये सब हुआ है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि इतना नीचे स्तर पे काम करने वाला कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँच सकता है। और मुझे लगता है कि मेरे पुणेकर जनता का मुझे विशेष तौर से यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक मुझे भेजा है। मेरा प्रवास यहाँ तक उनके माध्यम से भी हुआ है, और आगे जाके पुणे हो या पूरे देश की सेवा भी करनी है। मालूम नहीं अभी कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, लेकिन जो कुछ काम मिलता है उस काम से जो जिम्मेदारी मिलती है उसे अच्छा काम करना है और देश की सेवा करनी है, यही संकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको शुभकामनाएं भी। तो ये थे मुरलीधर मोहोल जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरह से पूरे देश की सेवा करनी है नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। हम सबका सौभाग्य है, मैं मान के चलता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार की शपथ बाबा महाकाल का विशेष आशीर्वाद है, और एक लोकतंत्र के लिए एक नया दिन की शुरुआत होगी, एक नया इतिहास बनेगा। मैं उनके तीसरे यशस्वी कार्यकाल की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।
तो हमारे साथ हमारे सभी पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद, अब करीब 6 बजने वाला है, यानी सवा घंटे या 1.5 घंटे के बीच का समय बचा है जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। राकेश, प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया था चुनाव से पहले कि शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, उसके बाद धमाधम काम आने वाला है। देश आगे किस चीज की उम्मीद कर रहा है राकेश? अब देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि आपने संसद में जब एनडीए के संसदीय दल का नेता उन्हें चुना गया था, उसमें उन्होंने जो स्पीच, याद कीजिए 70 मिनट की स्पीच में उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि जो 10 साल था वो ट्रेलर था, अभी जो है पूरा फिल्म बाकी है। तो आप समझिए कि अभी कई जो क्रांतिकारी कदम उठाए जा सकते हैं। अब ये जरूर है कि अब वो जो विकास के कदम उठाए जाने हैं, किस तरह से आगे बढ़ाए जाएंगे, आर्थिक सुधार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य जो तीसरे कार्यकाल का होगा वो होगा कि पूरे जो विश्व में अर्थव्यवस्था के स्तर पर भारत जो है तीसरे स्थान पर आए, साथ ही साथ विकास की गति को इस तरह से तेजी लाए। आपने देखा कि एलन मस्क भी उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री को लेकर। राकेश, लेकिन कितना, देखिए आप ये देखिए कि देश की सरकार बनने जा रही है, देश का विकास होता है, विपक्ष में आप बैठे हैं, लेकिन आप मैंडेट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। एलन मस्क जो है वहाँ पर मुबारकबाद दे रहे हैं, आप पीसी करके कह रहे हैं कि पीएम जो है वो फ्लक्चुएट करा रहे थे शेयर मार्केट को, अमित शाह जो है फ्लक्चुएट करवा रहे थे शेयर मार्केट को, यहाँ पर एग्जिट पोल के मुताबिक। ये देखिए स्लाइड लेकर के आ जाते हैं, मतलब कुछ, और पूरी दुनिया में इस तरीके की हेडलाइंस, मतलब बचकाना तस्वीर है आर्थिक, मतलब इस, और इतने लाख करोड़ का जो है वो नुकसान हो गया। तो आलोक सर, ये इस तरीके इतनी इमेच्योर स्टेटमेंट्स, और फिर कहते हैं जेपीसी भी बना दो। अगले दिन वो कितना मार्केट आगे चला गया। हाँ। देखिए, इससे एक, ये तो लोग हंसी रहे थे उस पर, मेरे पास तो कई जो सामान्य लोग हैं छोटे शहरों से। आगे क्या होगा संसद में फिर सर? हाँ, यही अभी हम चर्चा कर रहे थे इस समय कि देखिए, जितनी चुनौती गठबंधन सरकार की नहीं है, चुनौती संसद में, जैसा कल कहा तो गया है, उनकी पार्टी सोनिया गांधी जी ने, वो अनुभवी हैं, इंदिरा गांधी के समय से वो भी देख रही हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम चाहेंगे संसद चले, लेकिन राहुल जी और उनकी टीम के लोग पिछली बार भी आप देखिए कितना राज्यसभा जैसा सदन में भी नहीं चलने दिया। ऐसी स्थिति में अभी चुनौती इस बात की है, वो लोग अच्छे जो फैसले हैं, चाहे 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को स्वास्थ्य योजना का अनाउंसमेंट, मान लो बजट का भी अभी 1, 2, 3, 4 दिन में तय हो जाएगा, किस दिन से? 15 तारीख से। तो उसके बाद ऐसी जो घोषणाएं जो उन्होंने वायदा जनता से किया है, उसमें फिर कोई राज्य सरकारों का हस्तक्षेप नहीं है, जितने भी लोग ऐसे हैं, तो ऐसे कुछ योजनाओं को पास होना है या चर्चा भी करना है, हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या किसानों के लिए और किया जाए, उस पर चर्चा के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी वैसे तो कही रहे, वो फिर भी अध्यक्ष बने, पार्टी के नेता वहाँ बने न बने प्रतिपक्ष के, लेकिन उनकी उपस्थिति से वो जब भी कुछ हस्तक्षेप अपने लोगों से कराएंगे, उम्मीद करना चाहिए, हम तो अनुरोध भी करेंगे, संसद चले, लोग उसको दुनिया देखे, और भारत के लोग जो अपेक्षा है, उनको भी 199 सीटें मिली हैं, तो उससे लोगों को लगे कि कुछ काम कर सकते हैं। वरना मुझे तो लगता है कि इतना कन्फ्रंटेशन अगले दिनों में करेंगे, ये सर अभी तो देखिए आज भी वक्तव्य क्या है, ये सरकार बनी नहीं है, ये सरकार तो है ही नहीं, ये तो हारे हुए हैं। आप दुनिया के लोग, अमेरिका का बाइडन आपकी तारीफ कर रहा है, अभी यूक्रेन के लिए जो मीटिंग के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री, आप क्या संदेश दे रहे हैं लोकतंत्र के लिए? तो मुझे लगता है बड़ी चुनौती संसद को चलाने की जरूर होगी। जी राजीव, आपका अगला सवाल? नहीं, मेरा सवाल इसमें मैं सिर्फ आज के होने वाले आयोजन को लेकर अब बात करना चाहता हूं। अजीत जी, ये आयोजन विश्व में देखा जाएगा, कई सारे राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही बधाई भेज दी है, तो नजरें तो उनकी भी रहेंगी कि भारत में इस खास आयोजन पर कौन लोग आ रहे हैं, विपक्ष कैसे शामिल हो रहा है। हालांकि खड़गे पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि न वो जाएंगी न उनका कोई सांसद इसमें जाएगा, तो क्या तलखी झलकेगी, किस तरीके से देखा जाएगा इस शपथ ग्रहण को? देखिए, मैं भी बड़ा दुखी हूँ इस बात से, जो विपक्ष का रवैया है, मेरे ख्याल से वो, अब सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, तो अब चुनाव खत्म हो गया। ये जो बातें हैं, ममता बनर्जी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, ये मुद्दे चुनाव के बीच में ठीक हैं, लेकिन अब जब एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय उस पर पूरे दुनिया की एक नज़र लगी है, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी आबादी का देश है, तीसरी बार गैर कांग्रेसी को जो है प्राइम मिनिस्टर बन रहा है देश का,
तो इस समय सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए कांग्रेस को भी, ममता बनर्जी को भी। अब देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था, मालदीव के राष्ट्रपति मोदी जो आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा वो है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी है, एक मालदीव को लेकर चाइना ने जिस तरह से अपने कदम उधर बढ़ा लिए थे, तो विदेश नीति भी आप देखिए, हमारी विदेश नीति बहुत इसमें उसकी बहुत तारीफ हो रही है। हम विदेश नीति भी हमारी एक अच्छी मानी जा रही है। जयशंकर में जैसे मैं कह रहा था कि विदेश मंत्री उन्हीं को बनना चाहिए। सर, मालदीव का सारा टूरिज्म जो है वो भारत से आता था और किस तरीके से अफेक्ट हुआ, बिल्कुल तो जो जितने उनके पूर्व राष्ट्रपति तमाम लोग जो है उनके कैसे अगेंस्ट आ गए थे, भैया आप जाइए, किसी तरीके से मना करके आइए। ठीक है, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। 1 घंटा 21 मिनट का वक्त रह गया।